हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। इसमें हम देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, पुष्पीय पौधों में यदि हम लैंगिक जनन की बात करें यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके पहले हमने कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, और साथ ही साथ परागण के जो प्रकार होते हैं उसको भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परागण या पॉलिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए बेसिकली परागण की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए, पराग कणों का पराग कोश से एक ही पुष्प अथवा एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी पुष्प में जो पराग कण होते हैं, पराग कणों का वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना ही क्या कहलाता है? परागण। तो सिंपल सी भाषा में यही आप डिफिनेशन समझ सकते हैं कि पराग कणों का वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागण की यदि क्रिया की हम बात करें तो बेसिकली जो पराग कण या पॉलन ग्रेन होते हैं ये किसके अंदर स्थित होते हैं? तो पराग कोश के अंदर स्थित होते हैं। तो पराग कोश के अंदर स्थित होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि परागण जो है, परागण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। परागण से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में अवश्य पूछा जाता है। देखिए, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की यदि हम बात करते हैं यानी परागण के प्रकारों की यदि हम बात करें तो परागण बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ये ऑटो पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या होता है? परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी कि जो स्वपरागण होता है वह पुनः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटोनोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन है और दूसरा कौन सा पॉलिनेशन है? परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की तो देखिए, जब एक ही पुष्प के परागकण जो हैं उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तब इस प्रकार का परागण जो है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए, जब एक ही पौधा हो लेकिन जो पुष्प हो तो एक ही पौधे में क्या होता है कि जब एक ही पौधे के पुष्प के जो परागकण होते हैं या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरे या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरे तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। मतलब यहाँ पे दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही पौधे में क्या होता है, या तो किसी भी पुष्प से परागकण निकलें और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरे या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरे, यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। और इसी आधार पर जो स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है इसमें ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है कि जिस पुष्प से परागकण निकलेंगे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरेंगे, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑटोगैमी कहलाती है। देखिए, जब किसी पुष्प के पराग कोश से निकल करके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑटोगैमी कहलाती है। मतलब जिस पुष्प से परागकण निकलेंगे उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो यह प्रक्रिया ऑटोगैमी कहलाती है। अब देखिए, जो स्वपरागण का दूसरा प्रकार है वो है जिटोनोगैमी। तो देखिए, जिटोनोगैमी में क्या होता है कि जब किसी एक पुष्प से परागकण निकलेंगे और उसी पौधे के यदि किसी दूसरे पुष्प पर जाके गिरते हैं वर्तिकाग्र की सतह पर, यह प्रक्रिया जिटोनोगैमी कहलाती है। मतलब पौधा एक ही है लेकिन एक फ्लावर से परागकण निकलेंगे तो दूसरे किसी फ्लावर के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिटोनोगैमी कहलाती है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की। इसको हम एलोगैमी या जीनोगैमी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो परपरागण है यानी क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी और जीनोगैमी भी कहते हैं। देखिए, परपरागण की यदि हम बात करते हैं यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जब परागण की क्रिया एक ही जाति के अलग अलग दो पादपों के पुष्पों के मध्य होती है तो इसे हम जीनोगैमी या परपरागण कहते हैं, और यह वास्तविक परपरागण होता है। देखिए, मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं परपरागण की
तो परपरागण या एलोगैमी की यानी कि जीनोगैमी की, तो देखिए जब परागण की क्रिया आपस में एक ही जाति के दो पौधों के मध्य होती है, मतलब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे और वो किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर जाके गिरेंगे, तो यह प्रक्रिया परपरागण है। यहां पे आप देख भी सकते हो, देखिए यहां पे तीनों प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है। देखिए जो स्वपरागण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है कि देखिए यहां से परागकण इस फ्लावर से निकला और परागकण निकलने के बाद जो है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑटोगैमी। लेकिन यहां पे देख सकते हैं कि पौधा एक ही है, लेकिन जब किसी एक ही पौधे में एक पुष्प से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प में जाके गिरते हैं, तो यह प्रक्रिया जिटोनोगेमी कहलाती है। और जिटोनोगेमी को हम बेसिकली जो इकोलॉजिकली तौर पे यदि बोलें तो इसे भी हम परपरागण ही कहते हैं, लेकिन यदि आनुवांशिक तौर पर हम बोलें तो ये क्या होता है? स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो यदि किसी पौधे के पुष्प से यदि परागकण निकलते हैं और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, तो यह प्रक्रिया ऑटोगैमी कहला गई। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस फ्लावर से यहाँ पे परागकण निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिटोनोगेमी कहलाती है। इसके अलावा देखिए जब किसी एक ही जाति के दो पौधे में, मतलब यहां पे किसी एक ही जाति के दो पौधे, एक पौधा ये हो गया, दूसरा पौधा ये हो गया, और एक पौधे के पुष्प से परागकण निकल रहे हैं और किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे अनुकूलन हैं जो कि स्वपरागण के लिए अनुकूलित होते हैं, मतलब स्वपरागण यदि हो रहा है तो ऐसे कई सारे अनुकूलन हैं जिनकी वजह से स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो देखिए सबसे पहला स्वपरागण हेतु अनुकूलन क्या होना चाहिए कि द्विलिंगता यानी मोनोक्लिनी, इसको हम कहते हैं। मोनोक्लिनी का मतलब होता है कि स्वपरागण के लिए जो पुष्प होते हैं पुष्पों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। देखिए यदि पुष्प आपस में द्विलिंगी है, मतलब किसी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट यदि उपस्थित हैं, तो इस प्रक्रिया में ही क्या होगा? स्वपरागण होगा। अन्यथा यदि पुष्प क्या हो जाएगा? एक लिंगी होगा, तो वहां पे फिर स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो स्वपरागण की क्रिया के लिए सबसे पहले अनुकूलन क्या है कि द्विलिंगता, मतलब पौधों का द्विलिंगी होना। तो पौधों में जो पुष्प हैं पुष्पों का द्विलिंगी होना। यदि पुष्प द्विलिंगी हैं तो उनमें आपस में स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी। तीसरा अनुकूलन क्या है? देखिए समकालपक्वता, यानी इसको हम कहते हैं होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है कि पुष्पों के यदि परागकोश तथा वर्तिकाग्र का एक ही समय में परिपक्व होना स्वपरागण की क्रिया को प्रेरित करता है। देखिए यदि पुष्पों के परागकोश यानी कि एंथर और स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र यदि दोनों एक ही समय में मैच्योर या परिपक्व होते हैं, तो ऐसी क्रिया में या ऐसी स्थिति में स्वपरागण देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से समकालपक्वता भी होना चाहिए, मतलब होमोगैमी भी होना चाहिए कि आपस में जो पुष्प हैं उनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र जो है एक ही समय पर परिपक्व हो, ये स्वपरागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मिराबिलिस जलापा जिसको गुलाब बांस हम कहते हैं। इसके अलावा कैथेरैंथस का जो प्लांट है, इनमें मुख्य रूप से समकालपक्वता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक अनुकूलन और क्या हो गया? समकालपक्वता यानी कि होमोगैमी भी पौधे का होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है? इसके बाद है उन्मूलनता, यानी इसको हम क्लिस्टोगैमी भी कहते हैं। देखिए क्लिस्टोगैमी क्या होती है कि कुछ पौधों में ऐसे द्विलिंगी पुष्प बनते हैं जो कभी भी नहीं खिलते। इस प्रकार के पुष्पों को हम अनमूली पुष्प कहते हैं या हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं। देखिए कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कि द्विलिंगी पुष्प तो होते हैं लेकिन वो कभी भी खिलते नहीं हैं। इस प्रकार के पुष्पों को ही हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी कहते हैं। जैसे कोमेलाइना, इसके अलावा बायोला, आक्जेलिस, जंकस, ड्रोसेरा, ये सभी के सभी, ड्रोसेरा यहाँ पे एक क्या है? कीटभक्षी पादप होता है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं जिनमें कि क्लिस्टोगैमी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या है कि पुष्प तो द्विलिंगी होंगे लेकिन कभी भी खिलते नहीं है। ऐसे पुष्पों को हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं। जैसे कोमेलाइना में दो तरह के पुष्प होते हैं। देखिए कोमेलाइना में क्या होते हैं? दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प तो उस प्रकार का होता है जो कि कभी भी नहीं खिलते, जो कि भूमिगत होते हैं, तथा दूसरे पुष्प ऐसे होते हैं जो कि नहीं खिलते हैं और कैसे होते हैं? वायवीय भाग पर होते हैं। मतलब पुष्प दो कंडीशन के हो सकते हैं। कुछ पुष्प तो भूमिगत होते हैं, मतलब भूमि के नीचे, और कुछ पुष्प वायवीय यानी कि हवा में होते हैं, पुष्प यानी कि जमीन से ऊपर होते हैं। तो ये पुष्प बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। मतलब क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जो कि द्विलिंगी होते हैं लेकिन कभी भी खिलते नहीं हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जो
कि भूमिगत होते हैं, मतलब जो पुष्प भूमि के अंदर लगते हैं, और एक पुष्प वो होते हैं जो कि भूमि के ऊपर वायव्य भाग पर लगते हैं। और इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कोमेलाइना। तो कोमेलाइना में आप देख सकते हैं कुछ पुष्प तो ऊपरी भाग की सतह पर रहते हैं जमीन के, और कुछ कहाँ होते हैं, भूमिगत भाग पे यानी कि जमीन के नीचे होते हैं। अब इसके बाद देखिए पर परागण जो होता है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसके लिए अब क्या क्या अनुकूलन होते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं तो पहला अनुकूलन क्या है कि एक लिंगता, मतलब डाइक्लिन। यदि पौधे की हम बात करें तो पुष्पों में आपको यहां पे देखना है कि एक लिंगता, मतलब यहां पे पुष्पों का एक लिंगी होना आवश्यक होता है। पुष्प यदि एक लिंगी है तो उनमें पर परागण की क्रिया होगी, और इन पुष्पों में स्वपरागण कभी भी नहीं होता। यदि पुष्प एक लिंगी है तो उनमें स्वपरागण इम्पॉसिबल है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे मोरस हो गया, पाम, कुकुम्बर, कुकुरबिटा और पपीता। ये सभी के सभी जो हैं एक लिंगी जो पादप होते हैं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से, मोरस, पाम, कुकुम्बर हो गया, कुकुरबिटा, इसके अलावा पपीता जो होता है, पपाया, ये सभी के सभी एक लिंगी पादप होते हैं। और इनमें आप मुख्य रूप से देख सकते हैं कि इनमें पर परागण की क्रिया स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज जरूर है कि पर परागण की क्रिया के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो परागकण एक पौधे से दूसरे पुष्प में जाएंगे तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाने के लिए या एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्पों में जाने के लिए उनको किसी न किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि विषम कालपक्वता। दूसरा अनुकूलन क्या है कि विषम कालपक्वता, मतलब डाइकोगैमी। इसका मतलब क्या होता है कि जो अधिकांश पौधे होते हैं उनमें पर परागण का जो है एक प्रमुख कारण यह भी है कि इनमें क्या होता है, भिन्न कालपक्वता होता है, मतलब विषम कालपक्वता जो है पाई जाती है। यानी कि अधिकांश द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है कि जो पराग कोष होते हैं और वर्तिकाग्र ये भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं, और ये दो प्रकार की होती है। देखिए विषम कालपक्वता का मतलब है कि पराग कोष और वर्तिकाग्र जो है एक ही समय पर परिपक्व नहीं होते हैं, मतलब ये अलग अलग समय पर यानी भिन्न भिन्न समय पर ये क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं विषम कालपक्वता की यानी कि डाइकोगेमी की, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए विषम कालपक्वता में पहला क्या है उसका प्रकार, पुपूर्वता। पुपूर्वता को देखिए, पुपूर्वता कभी कभी पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और कभी कभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी पुपूर्वता का पूछ लिया जाता है। तो प्रोटेंड्री यानी कि पुपूर्वता क्या होती है, देखिए जब पराग कोष वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं, यानी एंथर का डेवलपमेंट जो है, एंथर का मैचुरेशन जो है, एंथर जो है यदि स्टिग्मा या वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे हम पुपूर्वता कहते हैं। क्या कहा हमने कि जब पराग कोष का विकास वर्तिकाग्र से पहले हो जाता है, मतलब जब पराग कोष वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो इस क्रिया को हम पुपूर्वता कहते हैं। देखिए कैप्सेला के प्लांट में यदि हम बात करें तो अधिकांश पादपों में क्या होता है, पुपूर्वता के कारण ही पर परागण होता है। मतलब पुपूर्वता भी एक ऐसा ही रीजन है जो कि पर परागण के लिए अनुकूलन बनाता है। तो मुख्य रूप से कैप्सेला प्लांट हो गए, इसके अलावा साल्विया का प्लांट हो गया, सूर्यमुखी और कपास, ये सभी के सभी पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुपूर्वता देखने को मिलती है। मतलब इनमें एंथर का डेवलपमेंट या एंथर का जो परिपक्वन होना है वो पहले हो जाता है, किससे, वर्तिकाग्र की अपेक्षा। तो जब पराग कोष में यदि हम मुख्य रूप से बात करें पराग कोष का विकास यदि पहले हो जाए तो यह क्रिया क्या है, पुपूर्वता है। और इसके बाद जो दूसरा प्रकार है विषम कालपक्वता का वो है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब क्या, प्रोजेनी। देखिए यहाँ पे क्या, सॉरी, प्रोजेनी। तो पुपूर्वता को हम प्रोटेंड्री कहते हैं और स्त्री पूर्वता को हम क्या कहते हैं, प्रोजेनी कहते हैं। तो प्रोजेनी का मतलब क्या होता है कि जब वर्तिकाग्र यदि पराग कोष से पहले परिपक्व हो जाए तो इस क्रिया को हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है कि पुपूर्वता में किसका विकास पहले हो जाता है, पराग कोष का विकास पहले हो जाता है, और स्त्री पूर्वता में कौन परिपक्व हो जाते हैं पहले, वर्तिकाग्र जो है स्त्री पूर्वता में पहले परिपक्व हो जाती है। अब स्त्री पूर्वता में वर्तिकाग्र पहले क्यों परिपक्व हो जाती है, क्योंकि यहां पे आप देख भी सकते हैं कि स्त्री पूर्वता है, मतलब स्त्री केसर, यानी कि यहां पे आप ये भी समझ सकते हैं कि चूंकि जो जायांग होता है, जो पौधे का या किसी भी पुष्प का जो मादा जनन भाग होता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो वर्तिकाग्र होती है ये किसी भी मादा जनन का भाग होती है, इसलिए इसको हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। तो स्त्री पूर्वता या प्रोजेनी क्या होती है
कि जब वर्तिकाग्र जो है पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बरगद जो कि फाइकस बेंगालिंगिस, इसके अलावा अशोक का जो प्लांट होता है फाइकस रिलीजियोसा, तो ये दोनों ऐसे पादप हैं बरगद और अशोक जो कि इनमें स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोजेनी देखने को मिलती है। अब इसके बाद देखिए एक और क्या है, अनुकूलन पर परागण के लिए इसको हम बोलते हैं चेस्मोगेमी या एंथेसिस। तो देखिए चेस्मोगेमी क्या होती है मुख्य रूप से, तो पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खुलना ही प्रफुल्लन अथवा एंथेसिस कहलाता है। तो देखिए कोई भी यदि पुष्प की कलिका है तो वह पुष्प के रूप में खुलती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रफुल्लन अथवा एंथेसिस कहलाते हैं। तो ये भी अनुकूलन है किसके लिए, पर परागण के लिए। और एक आखिरी अनुकूलन है पर परागण के लिए स्वबंधिता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है स्वबंधिता। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि एक पुष्प का परागकण जो है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर भी अंकुरित नहीं होता है, और इस दशा को हम स्वबंधिता कहते हैं। मतलब परागकण, देखिए कुछ परागकण का विकास जो है बेसिकली वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने से पहले ही हो चुका होता है कुछ विकास, लेकिन कुछ विकास जो है परागकण का जो है वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने के बाद होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्वबंधिता एक ऐसी स्थिति है जिसमें परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी परागकण का डेवलपमेंट या विकास नहीं होता है। ऐसी कंडीशन को या इस दशा को हम स्वबंधिता कहते हैं। और बेसिकली यह एक पैतृक गुण है, यानी यह जो है एक जनकों से संतानों में आने वाली गुण है जो कि जीन्स द्वारा नियंत्रित रहता है। और बेसिकली यह गुण जो है जीन्सों के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित होती है। कई सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं स्वबंधिता के, जैसे पिटूनिया का पादप हो गया, इसके अलावा मालवा का पादप, चाय, आर्किड का पौधा और अंगूर व पैसीफ्लोरा, ये सभी के सभी ऐसे पादप हैं जिनमें की स्वबंधिता यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको जितने भी स्वपरागण और परपरागण के लिए जो भी अनुकूलन है और स्वपरागण व परपरागण के आपको यहाँ पे मुख्य रूप से जो डिफिनेशन है और स्वपरागण व परपरागण का जो इसका पार्ट 2 है वो भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।